हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 5वां चैप्टर मिठाई वाला। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो जो मिठाई वाला था वो अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो आंसर होगा कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसको बच्चे बहुत पसंद थे और वो चाहता था कि बच्चे हमेशा उसके आसपास बने रहें, क्योंकि उसके जो बच्चे थे और जो पत्नी थी उनकी मृत्यु असमय हो गई थी, बहुत कम समय में ही हो गई थी। तो वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था। तो इन बच्चों को देखने पर उसको ऐसा लगता था कि जैसे कि उसके अपने बच्चे हों, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। तो जो बच्चों को पसंद होता था वही वो लेकर आता था। तो वह बदल बदल कर बच्चों की चीज़ें लाया करता था। इसलिए उसके आते ही जो बच्चे थे वो उसको क्या करते थे, घेर लिया करते थे, उसके चारों तरफ खड़े हो जाते थे चीज़ें लेने के लिए। तो वह बच्चे की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था तथा बच्चों की जो उत्सुकता थी उसको बनाए रखना चाहता था। तो वो चाहता था कि जब भी वो आए तो क्या हो, जो बच्चे हैं वो उसके आसपास आ जाएं, क्योंकि उसको बच्चों से बहुत प्रेम था। उसका जो अपना बच्चे उसके जो अपने बच्चे थे वो बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी पत्नी भी नहीं थी। तो इन बच्चों में ही वो अपना जो अपने बच्चे थे वो ढूंढता था, खोजता था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। तो आंसर होगा कि मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना, मतलब बच्चों से अपनापन दर्शाना, ये सारी ऐसी विशेषताएं थी जो बच्चों को उसकी ओर खींचती थी। तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे उसकी मधुर आवाज़ की वजह से। और बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाता था, वो कम दामों में बेचता था। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे कि जो बच्चे थे वो तो उसके पास आते ही थे, बल्कि जो बड़े लोग भी थे वो भी खिंचे चले आते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। मतलब जो विजय बाबू थे वो एक ग्राहक थे, कस्टमर थे, और जो मुरली वाला था वो क्या था, सेलर था, सामान बेचने वाला था। तो दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या क्या तर्क पेश करते हैं। तो आंसर होगा कि जो विजय बाबू थे वो एक ग्राहक थे, कस्टमर थे, जबकि मुरली वाला क्या था, एक विक्रेता था। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। तो जो विजय बाबू होते हैं वो अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जो फेरी वाले होते हैं, जो सामान बेचते हैं, वो क्या होते हैं, अपना सामान बेचने के लिए झूठ बोलते हैं। तो इनको क्या होता है, झूठ बोलने की आदत होती है। इसके विपरीत जो मुरली वाला था वो अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहता है कि ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनको नहीं पता होता कि जो हम सामान बेच रहे हैं वो कितनी लागत का, उसमें कितनी लागत आई है, कितना उसमें पैसा लगा है। तो उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। तो दुकानदार कितना भी सस्ता सामान बेचे तो जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको हमेशा यही लगता है कि ये कुछ ना कुछ कमा रहा होगा। तो वो यही सोचते हैं कि जो दुकानदार है वो झूठ बोल रहा है, लूट रहा है। तो ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आंसर हुआ, खिलौने वाले के आने पर जो बच्चे होते हैं खुश हो जाते हैं। बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का जो मोल भाव होता है वो करने लग जाते हैं। तो खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौना उनको दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे। तो बच्चे थे वो खुशी से पागल हो जाते थे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें खिलौने बहुत पसंद होते हैं। तो जो ये खिलौने वाला था वो भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। तो उसके खिलौने लेकर जो बच्चे थे बहुत खुश हो जाते थे और खुशी से झूम उठते थे, पागल से हो जाते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मुरली वाले को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण
क्यों हो आया। तो रोड़ी को जो मुरली वाला था उसके स्वर से, उसकी आवाज़ से जो खिलौने वाला था उसकी याद क्यों आ गई। तो आंसर होगा कि रोड़ी वाले को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया, उसकी याद इसलिए आ गई क्योंकि खिलौने वाला जो था उसकी ही तरह इसकी आवाज़ जानी पहचानी थी, क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही इसकी आवाज़ भी जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौने बेचा करता था। तो मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियाँ बेचा करता था। दोनों की आवाज़ कैसी थी, बहुत जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि दोनों ही, जो खिलौने वाला था वो भी बहुत मधुर स्वर में गाता था, जो मुरली वाला था वो भी बहुत मधुर स्वर में गाकर मुरलियाँ बेचा करता था। तो मुरली वाले के स्वर से जो रोड़ी थी उसको खिलौने वाले की याद आ गई, क्योंकि इसमें काफ़ी समानता थी। मुरली वाले की जो मुरलियाँ थी वो भी कैसे बेचता था, गा गा कर बेचता था। जो खिलौने वाला था उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी, तो दोनों की आवाज़ में काफ़ी समानता थी, इसलिए मुरली वाले को देखकर जो रोड़ी थी उसको खिलौने वाले की याद आ जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो आंसर होगा कि रोड़ी की बात सुनकर मिठाई वाला जो था भावुक हो गया था। उस पर उसने भावुक हो बताया कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। तो रोड़ी की बात सुनकर जो मिठाई वाला था वो भावुक हो गया था, और उसने भावुक होकर बताया कि मैं भी, जो मुरली वाला तो मिठाई वाला था वो बताता है कि उसने भी वो भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। तो मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे उसके यहाँ। तो स्त्री थी, मतलब उसकी एक पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे थे। तो वो बताता है कि मेरा वह सोने का संसार था, मतलब बहुत खुश था, सभी सुख के साधन थे, स्त्री और छोटे बच्चे भी थे, लेकिन ईश्वर की लीला क्या हुआ, सभी को ले गई। मतलब उनके जो बच्चे थे और जो उसकी पत्नी थी उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने इन व्यवसायों को अपनाने के लिए निम्नलिखित कारण बताए। तो वो बताता है कि उसने ये व्यवसाय क्यों अपनाया। तो वो बताता है कि मैं इस व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। मतलब इन बच्चों को देखकर मुझे अपने बच्चे ऐसा लगता है कि मेरे सामने आ गए हों। तो इन हंसते कूदते, उछलते तथा इठलाते बच्चों में मैं अपने बच्चे की झलक देखता हूँ। तो इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव होता है, और बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। तो इन बच्चों को देखकर उसको ऐसा लगता था जैसे कि वो उसके अपने बच्चे हों। उनको खुश देखकर उसको बहुत खुशी होती थी। आपका अगला प्रश्न है कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। तो जो कहानी वाला था वो कहानी के अंत में ऐसा क्यों कहता है कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। तो आंसर होगा कि मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोड़ी को बताई, उसी समय रोड़ी के छोटे छोटे जो बच्चे थे, चुन्नू मुन्नू, वो आकर मिठाई मांगने लगते हैं। तो वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया दे देता है। तो रोड़ी जो होती है वो पैसे देती है। तो उसका यह कहना, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन था वो भर आया था, और ये बच्चे उसे अपने ही बच्चे लगे। तो उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे बच्चे होते, जीवित होते, तो क्या मैं उनसे मिठाई के पैसे लेता। इसलिए उसने कहा कि अब मैं क्या करूँगा, इस बार इसके पैसे नहीं लूँगा। आपका अगला प्रश्न है कि इस कहानी में रोड़ी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं, जो पर्दे से होते हैं, चिक होती है। तो यदि करती हैं तो क्यों, आपकी राय में क्या यह सही है। तो आंसर होगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आज़ादी के बाद संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए हैं, और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव हैं और स्थान हैं जहां स्त्रियों को आज भी क्या होता है, पर्दे में रहना पड़ता है, उनको बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होती। तो ऐसे में वो क्या करती हैं, चिक के पीछे से बात करने को मजबूर हो जाती हैं। तो हमारी राय में ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं, दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। तो इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने के लिए सरकार और जो युवा वर्ग है उनको आगे आना चाहिए, और लोगों की सोच बदलनी चाहिए, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके।
आपका अगला प्रश्न है कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो आपको इसमें क्या करना है, सोचना है कि मिठाई वाले के परिवार के साथ, मिठाई वाला जो था उसके परिवार के साथ क्या हुआ होगा और इस आधार पर आपको एक कहानी बनानी है। तो आप कोई भी कहानी बना सकते हैं। तो हम बना सकते हैं जैसे कि मिठाई वाले का परिवार क्या हुआ होगा, किसी दुर्घटना का शिकार हो गया होगा, क्योंकि दुर्घटना होती है तभी एक साथ सबकी मृत्यु होती है, या कभी महामारी वगैरह फैलती है तो परिवार में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कहानी, एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी। वो तरह तरह की मिठाइयाँ बेचा करता था, छोटे बड़े सभी उसकी मिठाइयाँ शौक़ से खाते थे। तो दुकान के साथ ही उसका घर भी था, पास में घर था। जब भी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होता था, वो क्या करता था, जो उसके बच्चे थे वो उनके साथ खेलता था और खुश होता था। तो उसके बच्चे बहुत अच्छे थे और कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान नहीं करते थे। एक दिन वो जो मिठाई वाला था, एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव में किसी रिश्तेदार की शादी में गया। खुशी खुशी गांव वालों ने उसकी सारी तैयारियां करवाईं। फिर उसने कपड़े, गहने, बच्चों का सामान, बहुत कुछ खरीदा। तो गांव के कुछ लोग उसे स्टेशन पर छोड़ने भी गए। तो रेलगाड़ी में पत्नी, बच्चे और वो स्वयं सभी बहुत अधिक खुश थे। अचानक तेज़ रफ्तार से जो गाड़ी थी वो चलने लगी। कुछ डिब्बे क्या हुआ, रेल की पटरी से उतर गए और बुरी तरह से उलट गए। अचानक क्या हुआ, जो रेल थी वो तेज़ गति से चली तो रेल के जो डिब्बे थे वो पटरी से उतर गए और बुरी तरह से उलट गए। तो ना जाने कितने ही लोग इस हादसे में मर गए। मरने वालों में उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। जो मिठाई वाला था वो तो बिल्कुल पागल ही हो गया ये सब देखकर। तो वो गांव वापस आ गया। आज भी इतने वर्षों बाद वह इस हादसे को भूल नहीं पाया। गुमसुम न जाने कौन सी यादों में वो खोया रहता था, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की उसको बहुत याद आती थी। अपनी सारी यादों को ताज़ा रखने के लिए उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना डाला। तो ना जाने अनाथ बच्चों को पालने में उसे कौन सी खुशी मिलती थी। तो उसको ऐसा लगता था इन बच्चों को देखकर कि उसके जो बच्चे हैं वो वापस आ गए हों। तो वो हमेशा क्या करता था, ये कोशिश करता था कि जो बच्चे हैं वो हमेशा खुश रहें, ताकि उसको ऐसा एहसास हो कि वो अपने बच्चों के लिए खुशियाँ बांट रहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं, उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा, उन चेहरों के बारे में लिखिए। आंसर होगा कि हाट, मेले, शादी में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, जैसे मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं, झूले हैं, चाट पकौड़ी हैं। तो मिठाइयाँ जो होती हैं वो हलवाई बनाते हैं और खिलौने जो होते हैं वो कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो झूले होते हैं वो एक से अधिक लोग जो श्रमिक होते हैं वो मिलकर लगाते हैं। तो इनके चेहरे में हमें परिश्रम और उनकी व्यस्तता जो होती है उसकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। तो इनके चेहरे में परिश्रम और उनकी व्यस्तता स्पष्ट झलकती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। तो आपको क्या करना है, जो पुस्तकालय है उसमें जाना है और इस टाइप की जो पुस्तकें हैं वो देखनी है और पढ़नी है। तो ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न। फिर है, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो आपकी जो गली है उसमें कई अजनबी फेरी वाले हैं, वो आते होंगे, तो आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। अगली बार जब भी आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो आप उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो आंसर होगा कि हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं, जैसे कि मूंगफली वाला है, चाट वाला है, फल वाला, सब्जी वाला, खिलौने वाला, आइसक्रीम वाला, कपड़े वाला। तो वो क्या करते हैं, अपनी मीठी आवाज़ में पुकार पुकार कर जो चीज़ें होती हैं वो बेचते हैं। तो ये जो लोग होते हैं इनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं होता, इसलिए ये लोग घूम घूम कर चीज़ें बेचते हैं। तो अगर इनके पास पूंजी होती तो ये भी क्या होते हैं, दुकानदार होते हैं। तो चाट, आलू टिक्की फेरे वाले से हम कैसे बातचीत करते हैं, तो हमको बातचीत यहाँ पर लिखनी है। जैसे बालक है,
वो चाट वाले से कहता है, ये चाट वाले भैया टिक्की बना दो। तो चाट वाला होता है वो पूछता है कि कितनी टिक्की। तो जो बालक होता है वो पूछता है उससे कि कितने की टिक्की दी है। तो जो चाट वाला होता है वो कहता है कि 10 रुपये की एक टिक्की है। तो जो बालक होता है वो कहता है 10 रुपये की एक टिक्की, ये तो बहुत महंगी है। तो जो चाट वाला होता है वो कहता है कि मेरे आलू की जो टिक्की है वो विशेष प्रकार की है, इसलिए मैं 10 रुपये की एक देता हूँ। तो जो बालक है वो कहता है उससे, ठीक है, एक टिक्की दे दो। आपका अगला प्रश्न है कि आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है, बड़ों से पूछ कर लिखिए। तो आपके माता पिता के ज़माने में जो ये फेरी वाले थे वो कैसे सामान बेचते थे, तो आपको क्या करना है, अपने मम्मी पापा से पूछना है। तो आंसर होगा कि हमारे माता पिता के ज़माने में प्रत्येक वस्तुएं फेरी वाला ही बेचने आया करता था। काफ़ी फेरी वाले थे, वो आते थे तो वो अपनी मधुर आवाज़ में क्या करते थे, गा गा कर अपना सामान बेचते थे। फेरी वाला प्रायः सभी तरह की वस्तुएं लाता था, लेकिन आजकल जो फेरी वाले होते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। लोग प्रायः ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो पहले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था कि हमें ब्रांडेड ही पहनना है, तो इसलिए अधिकतर दुकानदार से सामान लेते हैं आजकल। तो पहले क्या होता था, फेरी वाले होते थे जो आते थे तरह तरह का सामान लेके, उनसे ही लोग सामान ले लेते थे। तो फेरी वाले पहले की तरह मधुर स्वर में गाते हुए नहीं चलते हैं, अब उनके मीठे स्वर में कमी आ गई है और जो फेरी वाले होते हैं वो भी कम हो गए हैं और जो सामान है वो ज़्यादातर हमें दुकानों पर मिल जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि आपको क्या लगता है, वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, कारण लिखिए। तो आंसर यही है कि यही सही है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, क्योंकि लोगों की रुचि फेरी वालों से सामान खरीदने में कम होती जा रही है। अब जो लोग होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, दुकानों से सामान लेते हैं। आजकल दिखावा ज़्यादा है तो लोगों को लगता है कि अगर फेरी वाला जा रहा है, अगर हम उससे जूते चप्पल या पहनने के कपड़े लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो लोग अपनी शान दिखाने के लिए क्या करते हैं, ऊंची ऊंची दुकानों पर जाते हैं और वहीं से वो सामान खरीदते हैं। तो फेरी वाले के जो स्वर हैं वो कम हो गए, मतलब जो फेरी वाले हैं वो भी कम हो गए अब, इसलिए क्योंकि उनका सामान जल्दी से बिकता नहीं है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया, ऊपर बाला का प्रयोग, अब बताइए कि बाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है। तो बाला से पहले जो शब्द आया जैसे मिठाई और बोलने, तो ये क्या है, तो ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है। तो आंसर होगा कि बाला से पहले आने वाले शब्द जैसे कि मिठाई है वो क्या है, संज्ञा है, और बोलना क्या है, ये विशेषण है। तो ये जो बोलने वाली गुड़िया, मतलब जो गुड़िया है वो कैसी है, बोलने वाली है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये जो शब्द हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में है। तो ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है, तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में है। फिर आपका अगला प्रश्न है, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। तो उपर्युक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में 1 ठो लइका, 4 ठे आलू, 3 ते बटली। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है, कई भाषा और बोलियां उनमें भी होता है। तो कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा है, इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। तो ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बेबी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। बेबी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बातें कैसे कहेंगे। तो लगता है बेबी पार्क में खेलने निकल गए हैं। जैसे इसमें लिखा है बेबी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए, तो हम कहेंगे लगता है बेबी पार्क में खेलने निकल गए हैं। फिर है, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली, तो हम कहेंगे भैया इस मुरली का मूल्य क्या है, ये मुरली कितने की है, बांसुरी जो है कितने की है। फिर है, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। तो हम कहेंगे दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा जाकर उसे कमरे में बुलाओ।
फिर आपका अगला प्रश्न है कि फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती है, उनका घर परिवार कहाँ होगा, उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे। यह जानने के लिए दो दो के समूह में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वालों से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वालों से बातचीत करें। तो आंसर होगा, फेरी वालों का जो जीवन होता है काफ़ी कठिन होता है। वह सुबह से शाम तक गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं। उनका घर परिवार उनसे अलग गांव या दूसरे शहर में होता है या किसी छोटी कॉलोनी में। तो उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती होंगी, जैसे पूरा सामान ना बिकना, सामान का ख़राब हो जाना या सड़ जाना, तबीयत ख़राब होने, अधिक बारिश होने पर या अधिक गर्मी पड़ने से घर से बाहर ना निकल पाना। कभी कभी उन्हें खरीद से कम में भी माल बेचना पड़ता है। तो क्या होता है, कभी कभी जितने का वो सामान लाते हैं उससे भी कम दाम में उसको बेचते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी नुकसान होता है। इस प्रकार की और भी कई समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आपका अगला प्रश्न है कि इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है। समूह में बातचीत कीजिए। तो हाँ, फेरी वाले के जीवन से इस बात का पता लगता है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से जो हमारा दुख है वो कम हो जाता है। जैसे मिठाई वाले के बच्चे और पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वो दूसरों के लिए, जो दूसरे बच्चे थे, उनकी पसंद का वो सामान लाता था, बेचता था, तो उसके चेहरे पर भी खुशी आ जाती थी। उसे संतोष, धैर्य और सुख की अनुभूति होती थी। वह उन्हीं में अपने बच्चों की झलक देखता था। इसलिए कहा भी गया है कि दुख बांटने से क्या होता है, कम हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। तो आपको कल्पना करनी है कि जो मिठाई वाला होगा वो कैसा होगा। तो मिठाई वाला मीठा स्वर, लंबे और दुबले पतले शरीर वाला, लंबा होगा, दुबला पतला शरीर होगा, भूरी भूरी आँखें होंगी उसकी, सिर पर टोकरी होगी, पैरों में चप्पल, पजामा, कुर्ता पहने होगा और कंधे पर उसने गमछा डाला होगा। तो वह सिर पर पगड़ी बांधता होगा। उसके कंधे पर फेरी का सामान होता होगा, जिसमें खट्टी मीठी स्वादिष्ट सुगंधित गोलियां होंगी। जब वह मीठे स्वर में आवाज़ लगाता हुआ गली में आता होगा तो बच्चे क्या करते होंगे, उसको भाग कर आते होंगे उसके पास और दौड़कर उसे घेर लेते होंगे। तो इस तरह से जो फेरी वाला होगा वो दिखाई देता होगा और इस तरह से वो अपना सामान बेचता होगा। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।